मैं एडवोकेट मुजीबुर रहमान, मैं तबलीगी जमात मरकज़ निज़ामुद्दीन से जुड़ा हुआ हूँ और एज ए लीगल कंसल्टेंट उनकी टीम में हूँ और जमात के बिहाफ पर मैं मीडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। और मेरा ख़ास मकसद ये है कि मैं कुछ उन सवालों के जवाब देना चाहता हूँ जो मीडिया उठाती है लेकिन उसके जवाब सुनना नहीं चाहती। दूसरी चीज़, वो सवाल जो मीडिया नहीं उठाती लेकिन वो जनता के सवाल हैं, मैं उन सवालों के जवाब आपके विरासत टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल एक मीडिया करती है कि वहां पे प्रोग्राम क्यों हुआ, लोग क्यों इकट्ठे किए गए। मैं सबसे पहले इसका जवाब दूंगा कि वहाँ प्रोग्राम क्यों हुआ और लोग क्यों इकट्ठे हुए। इसका सबसे पहली चीज़ ये है कि मरकज़ 24/7 काम करता है। 24 घंटा वहाँ पर लोग रहते हैं, हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं। एक 7 मंजिला वो इमारत है, 4-5 हज़ार लोग अमूमन वहाँ रहते हैं। हॉस्टल्स हैं, कमरे हैं, लोग ठहरते हैं 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो किसी भी टाइम अगर आप वहाँ जाएंगे तो 2-2.5 हज़ार आदमी आपको यूं ही मिल जाएंगे। तो ये कहना कि वहाँ पे लोग इकट्ठा किए गए थे तो वो सरासर गलत है, नाइंसाफ़ी है। दूसरी चीज़, जो प्रोग्राम हुआ था वो मार्च के 1st-2nd वीक में हुआ था। तब किसी तरीके का लॉकडाउन नहीं था, किसी तरीके की सोशल डिस्टेंसिंग की बात नहीं थी। और जो लोग विदेशों से आए वो प्रॉपर वीज़ा लेकर एयरपोर्ट से हमारे आए, इसका मतलब भारत में आना जाना भी खुला हुआ था। तो इसमें कहीं से कहीं तक मरकज़ की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है कि वहाँ लोग क्यों थे या वहाँ लोग क्यों मिले। ऑब्वियसली लोग मिलेंगे जब आप लॉकडाउन करेंगे सडनली, तो सब जगह लोग मिलेंगे। जो जहाँ था वहाँ फंस गया, लोग कहीं अपने घरों से दूर थे वहाँ फंस गए, लोग कुछ हॉस्पिटल्स में थे वहाँ फंस गए, वहाँ से घर आने में बड़ी दिक्कतें हुई। जो गांव देहातों में लोग हैं, दूर दूर डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स में जाते हैं वहाँ फंस गए। मज़दूर लोग फंस गए, देखा किस तरीके से करोड़ों की तादाद में हिंदुस्तान में मज़दूर लोग निकल के वो सामने आए। तो इसी तरीके से मरकज़ के अंदर भी लोग जो है वो तकरीबन 1800 के करीब लोग वो फंस गए वहाँ पर। लेकिन और एक जमात का पैटर्न होता है, मैं आपको बताऊं थोड़ा। एक जमात का पैटर्न होता है, तकरीबन 100 साल से जमात काम कर रही है कि लोग आते हैं, ठहरते हैं, 3 दिन के लिए दूसरी मस्जिद चले जाते हैं, फिर 3 दिन के लिए दूसरी मस्जिद में चले जाते हैं। तो वो मस्जिद में क़याम करते हैं 3-3 दिन का। तो ये लोग इस तरीके से 40 दिन के लिए, 4 महीने के लिए, 3 दिन के लिए ऐसे अपने अपने रास्तों में निकलते हैं। साल भर के लिए भी रास्तों में निकलते हैं। तो वो हिंदुस्तान की तमाम मस्जिदों का एक नेटवर्क से कनेक्टेड है मरकज़। सब जगह ये लोग रहते हैं रोटेशन के तरीके से। तो ये 100 साल से चलता आ रहा है। जब सडन लॉकडाउन हुआ तो वो लोग वहाँ पर फंस गए। जो जगह जगह मस्जिदों में जमातें गई हुई थी, कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20, कहीं 30, जो भी रहे होंगे, वो वहाँ पर उसी रेस्पेक्टिवली वो वहाँ पर फंस गए। अब उनको निकल नहीं सकते, जा नहीं सकते हैं, क्योंकि सडन लॉकडाउन हुआ। 4 घंटे का टाइम दिया गया कि भाई 4 घंटे के बाद से लॉकडाउन है, सब चीज़ें बंद हो गई थी। तो आज की तारीख में मीडिया उनके लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर रहा है कि वो छुपे हुए थे। अब आप ही खुद डिसाइड करेंगे, मैं कंपेयर नहीं करूंगा किसी मंदिर, गुरुद्वारे को और मस्जिद को। मैं सिर्फ आपके ऊपर ये चीज़ छोड़ता हूं कि जब ऐसी सिचुएशन मैंने आपको बताई क्या हुआ, तो अब आप बताइए कि वो लोग छुपे हुए थे या वो लोग फंसे हुए थे, वो मजबूर थे या वो कोई साजिश कर रहे थे। दूसरा सवाल ये आता है कि जब वहाँ पर इतने लोग थे तो सरकार को खबर क्यों नहीं करी और सरकार की बात क्यों नहीं मानी। मैं इसमें आपको बताता हूँ कि सरकार को खबर क्यों नहीं करी कि वहाँ लोग हैं, वहाँ विदेशी आए हुए हैं। मैं आपको बताऊँ, हमारी जो मिनिस्ट्री है वो वीज़ा देती है लोगों को। जितने भी लोग हिंदुस्तान आते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। और स्पेशली जो मरकज़ लोग आते हैं और फिर मरकज़ से दूसरी जगह पर लोग जाते हैं, जैसे डिफरेंट मस्जिद में, तो एक LIU का एक यूनिट है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, जिसका एक ऑफिस हज़रत निज़ामुद्दीन पुलिस स्टेशन के अंदर है। और वहाँ पर LIU का एक ऑफिसर, IB का ऑफिसर अपॉइंटेड है इसी काम के लिए कि वो जितने भी विदेशी मरकज़ आते हैं उनकी डेली एक लिस्ट बनाए और उस लिस्ट के हिसाब से ये देखे कि अब इस मरकज़ से बाकी लोग कहाँ कहाँ गए और किन मस्जिदों में गए हिंदुस्तान की, उनका पूरा डिटेल रखा जाए। और वो डेली एक लिस्ट इस तरीके की बन के डेली की डेली IB को और होम मिनिस्ट्री को जाती है। तो अब ये सवाल ही नहीं उठता कि वहाँ इतने विदेशी थे, सरकार को क्यों नहीं बताया।
मैं आपको बता रहा हूँ कि सरकार हमसे ज़्यादा खबर रखती है कि कौन आदमी कहाँ पहुँचा अब तक। तो सरकार को बताना ना बताना, यहाँ पर ये एक सवाल उठाना, ये सिर्फ एक गुमराह करने वाली बात है लोगों को। ये एक इस तरीके का इल्यूजन देने वाली बात है कि जैसे मरकज़ कोई साजिश कर रहा हो। अब बात आती है कि सरकार की बात क्यों नहीं मानी, सरकार ने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन का पालन क्यों नहीं करा। मैं आपको बता देता हूँ, 12 मार्च को दिल्ली के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के डीएम ने एक पर्सन को क्वारंटीन किया था बंगला साहिब मस्जिद के अंदर 3rd फ्लोर पर 12 मार्च को। तो क्या 12 मार्च को जब उन्होंने क्वारंटीन किया तो उनको सब कुछ पता चल चुका था वहाँ क्या है, कैसे है, क्या हो रहा है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं थी। उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ 24 मार्च को, तो वहाँ पर जो लोग थे वहीं अंदर रह गए। अगर कोई कहे कि लॉकडाउन का पालन क्यों नहीं कहा, तो ये तब कहा जाएगा कि लॉकडाउन हुआ और लोग सड़कों पे आ गए, हम उसको कहेंगे कि आपने पालन नहीं किया। लेकिन जो आदमी जहाँ था अगर वहीं पर रुक गया तो इसको कहेंगे कि उसने लॉकडाउन का 100% पालन किया। तो ये एक नैरेटिव पब्लिक के माइंड में सेट करना आज की मीडिया के द्वारा कि उन्होंने लॉकडाउन का पालन नहीं किया, ये सरासर अपने आप में बहुत गलत है। आप खुद ही डिसाइड करेंगे। जनता हमारे देश की बहुत समझदार है, वो इन चैनलों के और इन लोगों के जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं उनके बहकावे में नहीं आएगी, मुझे जहाँ तक मालूम है, और मेरे सवालों से सेटिस्फाइड होगी। और अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो इसी वीडियो में मेरा ट्विटर हैंडल दिया हुआ है, आप मुझसे सीधा सवाल कर सकते हैं, मैं आपका जवाब दूंगा, प्रॉपर जवाब दूंगा आपको। एक बात और आती है कि आपने पुलिस को अप्रोच क्यों नहीं कहा, एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच क्यों नहीं किया जब यहाँ पर इतने लोग थे। मैं ये बताता हूँ, 23 मार्च को जब 22 को जनता कर्फ्यू लगा एक दिन का, तो तभी मरकज़ ने सोचा कि अब हमें अपने लोगों को निकाल देना चाहिए। हालांकि जनता कर्फ्यू सिर्फ एक दिन का था, लेकिन मरकज़ ने सोचा हमें अपने लोगों को निकालना चाहिए अब यहाँ से, एक दिन का ही भले ही हो लेकिन हमें निकालना चाहिए, खाली करना चाहिए। सरकार की तरफ से ऐसा कोई आदेश नहीं था कि आप मरकज़ खाली करिए या निकालिए। इवन जो एक नोटिफिकेशन दिल्ली सरकार का जिसका जिक्र होता है, उस नोटिफिकेशन में कोई रिलीजियस प्लेसेस इंक्लूड नहीं थे। जिस तारीख को वो नोटिफिकेशन आया है 13 मार्च को, तो उस टाइम पे सारे बाज़ार खुले हुए थे, सारे मॉल्स खुले हुए थे, सिनेमा हॉल्स खुले हुए थे, और वो नोटिफिकेशन बाज़ारों के लिए था और जगहों के लिए था, किसी रिलीजियस प्लेस के लिए नहीं था। तो ये कहना कि मरकज़ ने उस नोटिफिकेशन को नहीं माना, ये बिल्कुल गलत है अपने आप में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा कि जब एक नोटिफिकेशन इशू होता है, आईपीसी सेक्शन 188 के अंदर आपको जो है वो सज़ा दी जाएगी, तो मैं उसके बारे में बता दूं आपको। आईपीसी सेक्शन 188 में तब सज़ा दी जाती है जब वो जो नोटिस होता है, वो सर्कुलर जो होता है, उसको ड्यूली प्रोमलगेट कर दे सरकार का कोई ऑफिसर उसको ड्यूली प्रोमलगेट करे। ये स्पेशल वर्ड उसके अंदर यूज़ है। ऐसा नहीं है कि आपने एक नोटिस बनाया और आपने अपनी फाइल में उसको रख लिया अपनी स्किन को सेव करने के लिए, कभी हमने तो देखो जी किया था, नहीं, उसको पब्लिक में पहुंचाना होता है, उस वर्ड्स को बताना होता है, एजुकेट करना होता है कि ऐसे ऐसे नोटिस इशू हुआ है और अब आप ऐसा ना करें। उसके बावजूद भी कोई करता है तब उसको पनिश किया जाता है। मैं दूसरे पॉइंट्स पर अपने आता हूं। 23 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा 22 को, तो 23 मार्च को एक टीम मरकज़ से पुलिस स्टेशन निज़ामुद्दीन पहुंचती है और कहती है कि भाई यहाँ पे इतने लोग हैं और हम उनको निकालना चाहते हैं यहाँ से। तो वहाँ से जवाब मिलता है कि भाई एसएचओ साहब अभी हमारे थाने में नहीं है, आप बाद में आइएगा, अगले दिन आइए, आप कल आइए। यानी कि उनको भी कोई इमरजेंसी नहीं मालूम है, उनको भी नहीं मालूम है कि कोरोना कोई ख़तरा है, जैसा हमारी भारत सरकार को नहीं मालूम था। 13 मार्च को हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि भाई कोरोना हमारे लिए कोई ख़तरा नहीं है। 18 मार्च को मुख्तार अब्बास नकवी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि कोरोना इज़ नॉट एन इशू। तो उसी तरीके से पुलिस वालों का और एडमिनिस्ट्रेशन का और जनता का मूड था कि भाई कोरोना हमारे लिए कोई इशू नहीं है। खैर अगले दिन पहुंचे मरकज़ की टीम 24 मार्च को, जिस दिन की वो एक वीडियो सर्कुलेट हो रही है कि एसएचओ साहब कह रहे हैं कि मैं देखो वीडियो बनवा रहा हूं, तो उनका ज़्यादातर ध्यान वीडियो बनवाने में था, ना कि वहां से लोगों को निकालने में। और उस वीडियो के अंदर वो खुद अपने आप से एक बात कबूल कर रहे हैं कि मुझे मालूम है कि यहाँ 1500 के करीब हमेशा आदमी रहता है। यानी कि ये छुपाना कि वहाँ लोग थे, वो अपने आप में अब यहाँ पे आके भी झूठ होती है, क्योंकि पुलिस कह रही है खुद हमें मालूम है इतने आदमी वहाँ रहते हैं, इन्फॉर्मेशन सबको है मरकज़ में क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या खाना बनता है, क्या होता है, सब कुछ मालूम है। अब उनको एक कहते हैं कि भाई ये हमारी गाड़ियों की लिस्ट है, हमारे ये ड्राइवर्स हैं, उनके आईडीज़ हैं, हमारी अपनी गाड़ियां हैं, आपकी हमें सरकार की गाड़ियों की भी ज़रूरत नहीं है,
आप बस हमें यहाँ से लोगों को निकलवा के इनके रेस्पेक्टिव प्लेसेस में पहुँचवा दीजिए। तो एसएचओ साहब कहते हैं भाई ये मेरे पहुँच से बाहर है, मैं इसको नहीं कर सकता हूँ, आप एसडीएम से मिलिए। बहरहाल टीम एसडीएम को भी एक लेटर लिखती है, एसडीएम से मिलती है, एसडीएम साहब डीएम से मीटिंग करवाते हैं, होता कुछ नहीं है। फिर ये मामला मीडिया में आ जाता है। उसके बाद वो टीम कुछ नहीं जब होता है तो मरकज़ वापस लौट जाती है, लेकिन बाहर नहीं निकलती, लॉकडाउन का पालन करती है जो 25 तारीख से शुरू हो गया था। कोई आदमी बाहर नहीं निकलता, हालांकि वो चाहते हैं कि 2-2 या 5-5 करके इधर उधर से निकल सकते थे, जैसे हिंदुस्तान में सब लोग घूमे फिर रहे थे, लेकिन उन्होंने लॉकडाउन का पालन करके वहीं रहे। हत्ता कि 28 तारीख आ गई और बात मीडिया में आनी शुरू हो गई, और मीडिया में इसका ट्रायल शुरू हुआ। मीडिया में कैप्शन चले कोरोना वाली जमात, कोरोना फैलाने वाली जमात, और इस तरीके की जब चीज़ें आई तो यही चीज़ें जो डिफरेंट मस्जिदों में जमात के लोग बैठे थे उन्होंने सुनी, वो उन तक पहुंची कि भाई जमात के बारे में क्या कहा जा रहा है। जब जमात के बारे में इस तरीके की बातें कही गई तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भय पैदा हुआ होगा कि भाई ये हमारे बारे में इस तरीके की बातें की जा रही हैं। और इस बिटवीन में आपको बताऊंगा, ना कोई सरकार, चाहे वो किसी स्टेट की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उन्होंने इसके ऊपर कोई कदम नहीं उठाया। हालांकि एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते करना ये चाहिए था कि जब मालूम है कि मरकज़ से लोग निकल करके हर मस्जिद में जाते हैं तो इमीडिएट एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए था। हर स्टेट को उसमें पार्टी बना के अलर्ट करना चाहिए था कि भाई ये लोग हैं, यहाँ से गए हैं, इतने हैं, और ये हम अलर्ट जारी करते हैं, और जो लोग पकड़े जाएंगे इनमें से जमाती जिनको पॉजिटिव है कोरोना, जो लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाएंगे, इनको हम फला जगह पर रखेंगे, वहाँ पर भेजा जाए और वहाँ से ट्रीटमेंट होके फिर वो अपने अपने रेस्पेक्टिव घरों में वापस जाएंगे। ऐसा तो हुआ नहीं कुछ भी, ताकि जमातियों को हौसला मिलता, उन्हें पता चलता कि भी उनके साथ कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि उनका अगर वो पॉजिटिव पाएगा तो उनका इलाज होगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हफ्तों तक मीडिया में उनका ट्रायल चलता रहा। किसी ने आकर के कहा इनको गोली मार देनी चाहिए, किसी ने कहा ये देशद्रोही हैं, किसी ने कहा इनको फांसी चढ़ा देनी चाहिए, किसी ने कहा ये देश के गद्दार हैं, किसी ने कहा ये कोरोना जिहादी हैं, किसी ने इस तरीके के वर्ड सब लोगों ने देखे होंगे। अब ऐसी सिचुएशन में जब आदमी ऐसी चीज़ें सुनेगा तो उसके जहन में एक डर पैदा होगा। भले उसने कुछ नहीं किया, वो मासूम है। हो सकता है बहुत जगह पर लोग नहीं आए निकल के सामने कि अगर मैं सामने आ गया तो वाकई मुझे गोली ना मार दी जाए, मेरे ऊपर उल्टे सीधे केस ना लगा दिए जाएँ, मुझे ऊपर एनएसए ना लगा दिया जाए, मुझे कोरोना जिहादी ना बता दिया जाए। फर्स्ट थिंग उन्होंने बचने की यही सोची कि भाई अपनी छुपे जाओ कहीं कोई इधर उधर को। तो कुछ लोग ऐसे छुपे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सामने आए और उनको पुलिस ने ढूंढा। मरकज़ से एक लिस्ट दी गई, लोगों की लिस्ट पता की गई कौन कौन कहाँ थे। सब लेट काम हुआ, लेकिन ऑफिशियली सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ जमातियों के लिए। ये बहुत अफसोस की बात रही। उसके बाद जो जमाती सामने आए उनके साथ ये कहा गया कि भाई ये पत्थर मार रहे हैं, ये लोग अश्लील हरकतें कर रहे हैं, ये लोग बिरयानी मांग रहे हैं, ये लोग शूशू और पोटी कर रहे हैं। ऐसे तरीके की बातें जमातियों के बारे में कही गई। हालांकि और वो चीज़ें नेशनल न्यूज़ टेलीविजन्स पर चलाई गई, जो नेशनल मीडिया है हमारी हिंदुस्तान की, उसके ऊपर वो न्यूज़ चलाई गई। हालांकि जब पता चला तो उसमें आधे से ज़्यादा चीज़ें तो फेक पाई गई, और बाकी भी जब रिसर्च की जाएगी तो बहुत सारी फेक होंगी। दूसरी चीज़, क्या मंशा थी कि जो फेक चीज़ें चलानी पड़ी? मंशा ये है कि जब कोई चीज़ें आप फेक चलाते हैं तो आप कोई एजेंडा सेट कर रहे होते हैं, आप कोई साजिश कर रहे होते हैं, तो उस साजिश को मजबूती देने के लिए आप फेक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे उनको रेफ़र नहीं करूँगा वो कौन कौन सी फेक न्यूज़ थी, इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। लेकिन इससे ये जाहिर होता है कि एक एजेंडा जमात के ख़िलाफ़ चलाया गया, जिसमें बहुत सारे नेशनल न्यूज़ टेलीविजन्स ने जो है वो सपोर्ट करी उस एजेंडा को चलाने में। क्योंकि एक पॉलिटिकल विशेष वर्ग है जिसको नफ़रत की राजनीति से फ़ायदा मिलता है, और उसने इस कोरोना के माहौल में भी वो नफरत की राजनीति करने से नहीं चूके। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरीके की हरकतें क्यों सामने आई निकल के, पत्थर मारने वाली, चाहे वो मुरादाबाद की हो, चाहे वो इंदौर की हो या और जगह की हो, क्यों पत्थर लोगों ने मारे। पहली चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, आप उनको कहें कि जमात के लोग कर रहे थे, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बहुत सारे मुसलमान लोग हैं जो जमात से जुड़े रहते हैं। तो एक जमात फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो वो कर रहे हैं वो जमात कर रही है, बल्कि वो इंडिविजुअल्स हैं, अपनी अपनी कैपेसिटी पे लोग जो कर रहे हैं। क्योंकि आज की तारीख में अब मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो जमात से जुड़े हुए हैं। जब सरकार के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता लोगों का, जब विश्वास उठ जाता है सरकार पे से, और ऐसे में जब उनके पास अफवाहें पहुंचती हैं, अफवाहों का बाज़ार गर्म किया जाता है। जैसे कि कुछ टीम आएगी वो NPR करके ले जाएगी,
कुछ टीम आएगी, वो कोरोना का इंजेक्शन लगा देगी। तो ऐसे में जो लोग हैं जिनका विश्वास उठ चुका है सरकार पे से, वैसे ही कम विश्वास करते हैं वो आज की तारीख में, जिस तरीके से सरकार का रवैया रहा इन 6 सालों में, तो वो लोग फिर ऐसी गलत हरकतें कर जाते हैं। इसको दूसरे एंगल से समझने की ज़रूरत है और इसका समाधान निकालने की ज़रूरत है। इसका समाधान है लोगों का विश्वास हासिल करना। सरकार को लोगों का विश्वास हासिल करना चाहिए, ताकि अगर वो कुछ बात कहे तो सब उसको माने कि यस, अगर सरकार ने ये कहा है तो यही होगा। लेकिन अफसोस ऐसा हिंदुस्तान के अंदर नहीं। कुछ नेशनल न्यूज़ टेलीविज़न ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मरकज़ है, ये जो तबलीगी जमात है, ये एक साजिश कर रहे थे कोरोना फैलाने की। मैं आपको बताता हूँ कि ये जमात 100 साल से चल रही है। ये वो जमात है जिसके मौलानाओं ने, जिसके उलेमाओं ने इससे जुड़े हुए, चाहे वो किसी भी फ़िरक़े के हों, किसी भी तरीके को मानने वाले हों, उन्होंने अपनी कुर्बानियाँ दी हैं इस हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और ये जमात 100 साल से चल रही है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि एक जमात 100 साल से इंतज़ार कर रही थी कि कोरोना आएगा, उसको हम हिंदुस्तान में फैलाएंगे, क्या ये आपको गले से उतरती है ये बात? बिल्कुल नहीं उतरेगी। अगर आप एक समझदार हिंदुस्तानी हैं, एक समझदार इंसान हैं, तो आपके गले से ये बात नहीं उतरेगी। कोरोना जैसे हिंदुओं को हुआ है, ऐसे ही कोरोना मुसलमानों को भी हुआ है। और कोरोना जमात के मरकज़ में पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये बाहर से लाया गया है। इसके लिए सरकार जिम्मेदार है कि जो बाहर से लोग आ रहे थे उनके प्रॉपर टेस्ट क्यों नहीं हुए, वक्त से रहते एयरपोर्ट्स क्यों नहीं बंद किए गए, क्यों लोगों को आने दिया गया, क्यों प्रॉपर चेकिंग्स नहीं हुई लोगों की। अब एक सवाल ये उठता है कि मौलाना साहब सामने क्यों नहीं आ रहे, क्यों छुपे हुए हैं, कानून का सामना क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मौलाना साहब छुपे हुए किससे हैं? उस मीडिया से जो चाहती है कि उनके टेलीविज़न पे जाकर बैठें। बिल्कुल हो सकता है मीडिया उन तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, वो उन तक पहुंच रहे हैं, उन्हें नोटिस इशू कर रहे हैं, जवाब ले रहे हैं, करस्पॉन्डेंस चल रही है दोनों तरफ से। और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगा, पुलिस ने जो एलिगेशंस लगाए हैं, जब उन्हें अपने एलिगेशन को साबित करने के लिए कुछ सबूत भी हासिल हो जाएंगे, उसी के बाद वो शायद उनको पर्सनली बुलाए, क्योंकि उससे पहले तो पर्सनली बुलाएगी भी नहीं। अभी जो पुलिस नोटिस इशू कर रही है वो सेक्शन 91 CRPC में कर रही है, जिसका मतलब ये होता है कि भाई हमसे कुछ, आपसे हम कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। जिस दिन पुलिस उनको पर्सनली बुलाएगी तो CRPC के सेक्शन 41A में उनको जो है वो नोटिस इशू करेगी कि आप पर्सनली आइए, थाने में प्रेजेंट होइए, या बिफोर दिस ऑफिसर के आप प्रेजेंट होइए। ऐसा 41A का अभी तक पुलिस ने कोई नोटिस इशू नहीं किया है। तो ये मीडिया के जो जुमले हैं, पुलिस ढूंढती फिर रही है, पुलिस छापेमारी फिर कर रही है, वो फरार हैं, वो गायब हैं, वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में सिर्फ एक लफाजी है, सिर्फ लोगों को गुमराह करने की बात है। मैं ये कहता हूँ कि ये देश हमारा है, हमें इसमें मोहब्बत से रहना चाहिए, लेकिन हम यहाँ झूठ फैला करके, गुबार फैला करके, नफ़रत फैला के, गलत बातें करके किसी समुदाय के बारे में हम इसको, एक हिंदुस्तान को बहुत ऊपर तक नहीं ले जा सकते। हमें सच को सच कहना होगा, झूठ को झूठ, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोगों ने किया हो। एक सवाल उठ रहा है कि भाई मौलाना साहब ने भड़काया है लोगों को। उन्होंने कहा कि आप मस्जिदों में आइए, उनकी एक वीडियो दिखाई जाती है। मुझे ये नहीं मालूम वीडियो किसने बनाई, कहाँ की है, कब की है, किस कंटेक्स्ट की है, लेकिन मैं उसके बारे में बता देता हूँ। अगर साद साहब ने वाकई लोगों को भड़काया होता और लोगों से कहा होता कि जी साहब आप आइए मस्जिदों में, तो मैं आपको बता दूं, जब जमात एक इज्तिमा करती है और एक आवाज़ लगाती है तो 40 लाख लोग, 50 लाख लोग यूं ही इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पर। तो अब ये बताइए आप, अगर मौलाना साहब ये कहते कि आइए मस्जिदों में आइए, और ये मस्जिद बहुत अच्छी जगह है, मस्जिद से बेहतर कोई जगह नहीं है मरने के लिए, और आप इबादत ना छोड़िए, ये बीमारी अल्लाह की दी हुई है, तो इसमें आपको कितनी सच्चाई दिखती है? क्या आपको हिंदुस्तान की मस्जिदों में भीड़ दिखाई दी जगह जगह? क्या जगह जगह लोग दिखाई दिए, तादाद दिखाई दी? क्या मरकज़ में खुद लोग पहुँचे लाखों की तादाद में? नहीं, वहाँ सिर्फ 1800 के करीब लोग थे जो वहाँ पहले से फंसे हुए थे। तो उनको ये कहना कि ये उनकी अपील थी, लोगों के लिए वरगलाने की अपील थी, ये सरासर झूठ साबित हो गई अपने आप में। अगर अपील होती तो लोग निकल के पहुँच चुके होते, ये अपील नहीं थी। मैं इसको बताऊँ क्या था। ये हर धर्म में मंदिर हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, पवित्र स्थान ही माना जाता है, मरने का बेहतर स्थान भी माना जाएगा। कोई चाहता है मस्जिद में जाके मरना तो ऑब्वियसली मस्जिद में जाके मरेगा, कोई नहीं चाहता मस्जिद में मरना, नहीं मस्जिद में मरेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं था कि आप मस्जिद में आके कोरोना से मर जाइए, ये इसका मतलब नहीं है कि
कि आप कोरोना से मर जाइए आकर के। ये बीमारी ईश्वर की दी हुई है, बिल्कुल हर चीज़ ईश्वर की दी हुई है। आप उसे भगवान कहें, ईश्वर कहें, खुदा कहें, वाहिद गुरु कहें या अल्लाह कहें, बिल्कुल अल्लाह की दी हुई बीमारी है। एक सवाल होता है कि मौलाना साद साहब सामने आए, लोगों से माफ़ी मांगे, देश से माफ़ी मांगे, उन्होंने देश के साथ गद्दारी करी है। एक आदमी, एक प्रीचर जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, आज तक जमात किसी पॉलिटिकल इशू में ना अपना कोई स्टेटमेंट दिया होगा, ना किसी पार्टिसिपेट किया होगा, वो सिर्फ एक अल्लाह की बात करते हैं, एक प्रीचिंग, एक धार्मिक गुरु होने के नाते सिर्फ एक अच्छा इंसान बनाने की बात करते हैं। वो क्यों माफ़ी मांगे आपसे, पहले चीज़ बताइए। वो माफ़ी मांगेंगे अगर उनके माफ़ी मांगने से सारे परेशानियां हल हो जाएं, कोरोना हिंदुस्तान से मिट जाए तो 100 बार माफ़ी मांग लें। लेकिन मौलाना साद से माफ़ी मंगवा कर, मरकज़ को दोषी ठहरा कर, आप बाकी लोगों को जिनकी वाकई गलती है, जिनकी वजह से आज हिंदुस्तान कोरोना से परेशान है, उनको क्लीन चिट देना चाहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कोरोना बाहर से आया है, सब जानते हैं। एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया वुहान का, जहां मेडिकल के अमीरों के बच्चे पढ़ रहे थे, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ रहे थे अमीरों के बच्चे वुहान के अंदर। उनको बुलाने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया गया, उनको लाया गया वहाँ से, जबकि वुहान से ही कोरोना की शुरुआत हुई है। और केरला में वो लोग, उसमें से 2 लोग पहुँचे जो पॉजिटिव पाए गए बाद में, दोनों पॉजिटिव। पहले दोनों पेशेंट जो हिंदुस्तान में मिले केसेस कोरोना के, वो दोनों ही वुहान से लाए हुए थे। तो मैं कहता हूँ कोरोना को इम्पोर्ट किया गया है। नमस्ते ट्रंप हुआ, उसमें कितने लोग पॉजिटिव से, कितने नहीं, कितनों का टेस्ट हुआ, किसी का टेस्ट नहीं हुआ, उसकी वजह से कितना कोरोना फैला होगा। मैं कंपेयर नहीं करना चाहता कि अगर जमात के कुछ लोग पॉजिटिव पाए गए या बाकी लोग जो हैं वो कितने हैं, ये सारी न्यूज़ सबके सामने है। अब जमात के लोग जब बाहर से आते हैं, वो 3-3 महीने, 4-4 महीने पहले हिंदुस्तान आ जाते हैं, तो उस टाइम तो कोरोना था ही नहीं। तो बहुत सारे लोग जो विदेशी थे, उनका कोरोना से यहाँ से मतलब नहीं, बल्कि कुछ लोगों को तो हिंदुस्तान में ट्रैवल करते हुए कोरोना लग गया होगा, क्योंकि जब वो आए हैं तब तो कोरोना का कोई मामला ही नहीं था। और रिसेंट जो लोग आए होंगे कुछ, उसको सरकार ने टेस्ट नहीं किया होगा और वो अपना आए मरकज़ के अंदर। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सबसे पहले माफ़ी कौन मांगे? वो लोग जिनके पास आपने कोरोना के लोगों को भेजा बाहर से बुला के, या वो लोग जिन्होंने उनको वीज़ा इशू करी और जिन्होंने उनको एयरपोर्ट पे बिना रोक टोक के आने दिया? आप डिसाइड करें। एक चीज़ जमात को लेकर के ये हो रही है कि जो ये विदेशी आए, ये टूरिस्ट वीज़ा पर थे और इन्होंने वीज़ा रूल्स का जो है वायलेशन किया है और एक धार्मिक गतिविधियों में इन्होंने पार्टिसिपेट किया टूरिस्ट वीज़ा पे आके, और इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और बहुत सारे लोगों को जेल भी भेजा गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग हिंदुस्तान में अमरनाथ यात्रा करने आते हैं वो कौन सी वीज़ा पर आते हैं? जो लोग आश्रमों में धार्मिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करने आते हैं वो कौन सी वीज़ा पर आते हैं? जो गुरुद्वारों में आते हैं वो कौन सी वीज़ा पर आते हैं? जो योग करने आते हैं वो कौन सी वीज़ा पर आते हैं? और उसके अलावा भी बहुत सारी जो धार्मिक गतिविधियां होती हैं जगह जगह, उनमें जो पार्टिसिपेट करने लोग आते हैं वो कौन सी वीज़ा पर आते हैं? जी हाँ, वो सब टूरिस्ट वीज़ा पर ही आते हैं। जब वो सब लोग टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं तो जमात वालों ने कैसे टूरिस्ट वीज़ा के रूल्स का उल्लंघन किया? आप अगर इसको कहा जाए कि आप मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं तो क्या गलत होगा? ये आप डिसाइड करिए। अगर कार्यवाही होगी, रूल्स अगर हैं, तो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। मुस्लिम्स के लिए अलग और बाकी लोगों के लिए अलग, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी संदर्भ में एक बात कही जाती है कि इनको मिशनरी वीज़ा पर आना चाहिए कि ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं। मैं बता दूं, मिशनरी वीज़ा क्रिश्चियन मिशनरीज के लिए होती है, स्पेशल वीज़ा होती है उन लोगों के लिए ये। दूसरी चीज़, जो जमात है, तबलीगी जमात, ये मिशनरी वर्क नहीं करती है, बल्कि ये लोग अपना सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं इधर आके, जैसे लोग आश्रम में या योगा करने में करते हैं। आते हैं, रिलीजन को सीखते हैं, एक मस्जिद से बैठकर दूसरी मस्जिद में जाते हैं, मुसलमानों से मिलते हैं। वो बाकी गैर मुस्लिमों से जाकर के इस्लाम को टीचिंग नहीं करते हैं। तो ये एकदम सीधा सीधा टारगेट है जमात को भी, मुस्लिम कम्युनिटी को भी, और जो बाहर से आने वाले लोग हैं मुस्लिम, उनको भी सीधा सीधा टारगेट है सरकार के द्वारा
कि आप पर्टिकुलरली सिर्फ उनको टारगेट कर रहे हैं, ये कह करके इन्होंने वीज़ा रूल्स वायलेट किए। ईडी भी अपनी इंक्वायरी कर रहा है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कि ये तबलीगी जमात के लोग हैं, यहाँ पैसा आता था और ये पैसा बांटा जाता था और ये लोग आपस में पैसा इकट्ठा करते थे। मैं कहूँगा कि ये सब जांच के विषय हैं, फिर भी मैं अपनी राय रखूँगा। जमात से जो लोग जाते हैं वो अपने अपने पैसे इकट्ठे करते हैं, इक्वली खर्च करते हैं और जो बचता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वापस। इसके अंदर पैसे का लेन देन नहीं होता किसी तरीके का। लेकिन जो लोग मरकज़ की खिदमत कर रहे हैं 24 घंटे में वाले हैं। दूसरी ख़ास बात, मरकज़ में हमेशा एक लंगर लगा रहता है, खाना पकता रहता है। लोग जाएं, जो भूखे हैं वो खाना खाएं, वहाँ पर लोगों की भूख मिटती है। तो वो खाना जो है, लोग जो दान देते हैं इधर से उधर से, ये सब बाकी खर्चे उन लोगों से पूरे होते हैं। और बहुत सारे लोग जमात में ऐसे भी आते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, लेकिन वो जमात में चलना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, तो उनका रहने ठहरने का खर्च होता है, उनका किराए का खर्च होता है, उनका खाने पीने का, वो भी मरकज़ बेयर कर लेता है। तो पैसे कहाँ से आए हैं? ये 100 साल से चल रहा है सिस्टम। ये अभी एकदम से अचानक कहाँ से उठा कर पैसे कहाँ से आए हैं? और कई हवाला करते हैं, हवाला का रैकेट चल रहा था, हवाला से पैसे आते हैं। मैं आपको बता दूं, बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं तो हवाला कहाँ से हो गया? हवाला के पैसे बैंक अकाउंट में नहीं आते हैं कि वो एक बैंक अकाउंट में पैसे आए फिर वहाँ से वो इतने अकाउंट में चले गए। अगर उनको पैसे इकट्ठे करने होते तो एक अकाउंट में मंगा करके बाकी बैंकों में नहीं भेजना होता, बल्कि वो बाकी इधर बैंकों में मंगा करके एक बैंक में इकट्ठा कर लेते। तो इससे साफ जाहिर है कि एक बैंक में पैसे आए और उन्होंने सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, बाकी लोगों को खर्च के लिए, दान दक्षिणा के लिए, जगह जगह जिस तरीके से उसका चैरिटी में इस्तेमाल किया जा सके। बाकी कानून सबसे ऊपर है। साद साहब कहीं भागे नहीं हैं, ना कहीं छुपे हैं, इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर हैं और कानून की इज़्ज़त करते हैं। अभी तक पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में और आगे भी कोऑपरेट करेंगे। जैसे भी जांच होगी उसमें कोऑपरेट करेंगे और इसको फेस करेंगे। जमात है, इसका पीएफआई से भी कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है। एक न्यूज़ में आया, देखा ऐसा। ये बताइए पीएफआई क्या है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। मैं कहता हूँ जमात का कनेक्शन सबसे है, आरएसएस से भी है। बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो आरएसएस करता है, तो क्या ये कह देना कि आरएसएस इनको फंड कर रहा है, या ये कह देना कि इनको अहले हदीस वाले जो हैं फंड कर रहे हैं, या इनको कह देना ये बरेलवी वाले इनको फंड कर रहे हैं, ये एकदम गलत है। बहुत सारे लोग जो वेल विशर्स हैं जमात का, वो इनको पैसा देते हैं। उसी तरीके से जो बहुत सारे लोग पीएफआई के भी समर्थन करते होंगे, जमात का भी करते होंगे, वो भी पैसा देते होंगे। मैं पूछता हूँ, जब आरएसएस के लोग पैसा दे सकते हैं तो पीएफआई के क्यों नहीं? क्या पीएफआई कोई जो है बैन ऑर्गेनाइजेशन है, कोई आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, पीएफआई हिंदुस्तान में एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ के कानून के तहत रजिस्टर्ड है और कानूनी प्रोसीजर को फॉलो करती है। अगर सरकार को लगता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेदारी है, और आप जाइए, चेक करिए, और कुछ गलत पाया जाए तो गलत के लिए हमारे अदालतें मौजूद हैं। लेकिन आप कानूनी तौर पर आपके पास कुछ भी ना हो और आप लोगों को मीडिया के ज़रिए एक नैरेटिव सेट करवाएं, एक ओपिनियन बनवाएं लोगों का, ये एक बहुत बड़ा आतंकवाद है। जी हाँ, मैं इसे आतंकवाद कहूँगा। ये देश के ख़िलाफ़ भी, लोगों के ख़िलाफ़ भी बहुत बड़ा फैला रही है। ये तालिबानी सोच की जमात है, ये जिहादी जमात है। मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैंने जितने भी सवालात मीडिया मुझसे करती है उसके जवाब मैंने इसमें दिए। क्या आपको उन सवालों के जवाब सुन के लगता है कि ये नफ़रत फैला रही है, ये जिहाद कर रही है, कोरोना जिहाद कर रही है? आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। अगर आप एक निष्पक्ष, एक क्लीन एंड क्लियर, एक ट्रांसपेरेंट पर्सन है जो लॉजिक से सोचता है, आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। शुक्रिया।